हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी का परीक्षा एकदम निकट है। आज देखिए आप सभी का 15 जनवरी हो गया, यानी कि कल आप लोगों का परीक्षा है। सोशियोलॉजी के जो भी बच्चे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम कल है आप लोगों का। और कल आप लोगों का जो मकर संक्रांति थी, तो आप लोगों को जो है मकर संक्रांति अच्छे से बीत गया होगा, उम्मीद मैं करता हूँ यही। और अब 16 जनवरी के एग्ज़ाम के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कर लिए होंगे। आपके पास जो है एडमिट कार्ड वगैरह आ गया होगा, आप लोग निकाल लिए होंगे, अपना सेंटर वगैरह देख ही लिए होंगे आप लोगों का सेंटर कहाँ पर है। और आप लोगों का जो पेपर है, टाइम जान ही रहे हैं 7 बजे से और 8:30 तक आप लोगों की एंट्री है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और 9 से 12 आप लोगों का पेपर है, ऑनलाइन पेपर है आप लोगों का। और एडमिट कार्ड के साथ आप लोग अपना आईडी प्रूफ वगैरह फ़ोटो वगैरह साथ लेके जाइएगा, ठीक है। और इत्मीनान से जो है परीक्षा में प्रश्न सॉल्व कीजिएगा। अब तो ऑनलाइन है, आप लोग जान ही रहिए, माइनस मार्किंग आप लोगों का नहीं है ये प्रश्न, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी प्रश्न आप लोगों को छोड़ना नहीं है। जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ के बच्चे 16 जनवरी यानी कल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। अच्छे से आप लोग जाइएगा, कूल माइंड से एकदम ठंडे दिमाग से प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। घबराइएगा मत, हड़बड़ाइएगा मत, ठीक है, ताकि आप लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट मिले। जो नेट के बच्चे हैं उनका नेट हो जाए, जो जेआरएफ वाले हैं बच्चे हैं जिनकी उम्र जेआरएफ की हो वो जेआरएफ हो जाए। और आप लोगों का नहीं होगा तो और किसका होगा, क्योंकि पढ़ाई तो आप ही लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स, फिर होगा किसका, ठीक है। तो आप लोग मुझे पहचान गए होंगे, मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने सोशियोलॉजी की क्लास में स्वागत करता हूं। और मैं आप सभी के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी पीजीटी, आप जो है समाजशास्त्र विषय से किसी भी ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आप लोगों की इम्पोर्टेंट होती है। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखा कीजिए और मिस ना किया कीजिए। तो आप लोगों को, चाहे आप बिहार से हों, दिल्ली से हों, मध्य प्रदेश से हों, राजस्थान से हों, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, उत्तराखंड, हरियाणा, आप चाहे यूपीएससी, यूपीपीएससी या केबीएस, एनबीएस, जीआईसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे प्रोक्ता की यानी इंटर कॉलेज लेक्चरर या किसी अन्य एग्ज़ाम की, ठीक है। तो हर एक उस परीक्षा के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखा कीजिए। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज इस क्लास में आप सबके लिए क्या है। खासकर यूजीसी नेट जेआरएफ के बच्चे जो हैं वो ज़रूर ध्यान दें, जिनका एग्ज़ाम कल है, ठीक है। तो इस क्लास को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा, ठीक है। क्योंकि आज का जो मैं प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ आपका, इसमें अधिक से अधिक प्रश्न जो है यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे जाने की संभावना है, ये पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ये क्लास आप लोग ज़रूर देखिए। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। और चैनल को, जो नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। और आइए देखते हैं आज का क्लास आप सभी का क्या है। ये देखिए, मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी की क्लास लेकर आता हूँ और सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये जो इम्पोर्टेंट है, देखिए आपका मैं पूरा नोट कर देता हूँ कि किस किस परीक्षा के लिए ये प्रश्न मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। आइए देखते हैं आज का आपका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, जो परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो है ही है, आपको मैंने पहले बता दिया। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में निर्देशात्मकता और निजवाचकता की अवधारणाओं का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 1 है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, नोट करते चलिएगा कि निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में निर्देशात्मकता और निजवाचकता की अवधारणाओं का प्रयोग किया है, कह रहा। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है गेराल्ड हेराल्ड गारफिंकल महोदय, ऑप्शन बी कह रहा थॉमस लकमैन, ऑप्शन सी कह रहा अल्फ्रेड सूस, ऑप्शन डी कह रहा आपका इरविंग गॉफमैन। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए फटाफट जो है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग नोट करते चलिए, जो है ऑप्शन ए, ठीक है। ये हेराल्ड गारफिंकल महोदय इसका आंसर आपका हो जाएंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। क्योंकि हेराल्ड गारफिंकल जो है एक अमेरिकियन समाजशास्त्री हैं और जो समकालीन समाजशास्त्र में इनका जो है मौलिक चिंतन और जो विचार के लिए अपने जाने जाते हैं, ठीक है। और समाजशास्त्र में लोकवित्त
विज्ञापन जो है विज्ञान शब्द का इन्होंने पहली बार उच्चारण किया, पहली बार दिया था। और गारफिंकल महोदय की जो अवधारणा है आप लोग जान ही रहे हैं, जैसे प्रलेखनविद, निर्देशात्मकता या निजवाचकता, व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क, टीकात्मक व्यवहार, चिंतनशीलता, कर्मिक समायोजन आदि तर्क जो है तार्किक पूर्ण विवरण इन्होंने अपने विचित्र विधि के इत्यादि के द्वारा दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 1 आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। ये सब प्रश्न उत्तर नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे निम्नांकित के रूप में वर्णित किया जा सकता है? दर्शन शास्त्र की एक प्रणाली जो व्यक्ति और उसके चेतन अनुभवों से शुरू होती है और पूर्वाग्रहों और कट्टर दार्शनिक मतों से बचने की कोशिश करती है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 2 है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे निम्नांकित के रूप में वर्णित किया जा सकता है, यही कह रहा। आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए, दर्शन शास्त्र की एक प्रणाली जो व्यक्ति और उसके चेतन अनुभवों से शुरू होती है और पूर्व धारणाओं, पूर्वाग्रहों और कट्टर दार्शनिक मतों से बचने की कोशिश करती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है पारिस्थितिकी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन बी कह रहा घटना क्रिया विज्ञान। ऑप्शन सी कह रहा निर्जाति पद्धति शास्त्र। ऑप्शन डी कह रहा नाट्य शास्त्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, घटना क्रिया विज्ञान। ये ऑप्शन बी, घटना क्रिया विज्ञान। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ऐसे प्रश्नों का आंसर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपका यूजीसी नेट जेआरएफ के परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अभी 2 प्रश्न जो मैंने कराया। ठीक है, और ये जो घटना क्रिया विज्ञान, समाज विज्ञान और विश्व कोश में घटना क्रिया विज्ञान या परिघटना शास्त्र को परिभाषित किया है, घटना क्रिया विज्ञान का। क्योंकि दर्शन शास्त्र की एक प्रणाली जो व्यक्ति और उसके चेतन अनुभवों से शुरू होती है और पूर्व धारणाओं, पूर्वाग्रहों और कट्टर दार्शनिक मतों से बचने की कोशिश करती है। प्रश्न नंबर 2 का घटना क्रिया विज्ञान के तहत है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह तो मुझे उम्मीद है अच्छी तरह सॉल्व कर रहे हैं। तो ये प्रश्न वगैरह आप सभी को मिल ही जा चुके हैं। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 3 आपका देखते हैं क्या है। प्रश्न उत्तर नंबर 3 ये कह रहा है, निर्जात पद्धति शास्त्र पर अपने कार्य में गारफिंकल ने निम्नांकित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया है? ध्यान दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है लेखा परीक्षा परंपरा। ऑप्शन बी कह रहा है इत्यादि सिद्धांत। ऑप्शन सी कह रहा है वृत्त चित्र विधि। ठीक है, ये ऑप्शन सी कह रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है संग्रहण आख्यान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्जात पद्धति शास्त्र पर अपने कार्य में गारफिंकल ने निम्नांकित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया है? यानी कि किसी ABCD में से किसी एक विधि का प्रयोग नहीं किया है, वो आपको बताना है। ठीक है, और बाकी 3 विधि का प्रयोग किया है। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, संग्रहण आख्यान। जो ये ऑप्शन डी नोट करते हुए चलिए आप लोग। ये संग्रहण आख्यान विधि का आपका निर्जात पद्धति शास्त्र पर अपने कार्य में ये गारफिंकल महोदय जो हैं इसका प्रयोग नहीं किए हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि गारफिंकल ने कुछ अवधारणाओं का उल्लेख किया है, जैसे आप लोग अभी देख ही रहे हैं, प्रलेखनविद है, निर्देशात्मकता है और निजवाचकता है, व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क है, टीकात्मक व्यवहार है, चिंतनशीलता है, कर्मिक समायोजन, तार्किक विवरण, विचित्र विधि इत्यादि का इन्होंने प्रयोग कर रखा है हेराल्ड गारफिंकल महोदय। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4। ये प्रश्न उत्तर नंबर 4 ध्यान दीजिए आप लोग। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है? प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन ए कह रहा, देखिए ऑप्शन ए अल्फ्रेड शूज, इनका जो बता रहा है आपका अल्फ्रेड शूज महोदय का, ये एक तरफ आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके ये लेखक हैं, ये एरिया लेखक का है और ये एरिया आपका इनका पुस्तक है।
ठीक है। इधर बुक्स है आपका, ये लेखक होंगे एरिया, नोट कर लीजिएगा, इधर बुक्स आपके हैं, ठीक है। तो ये आपका देखिए ऑप्शन ए का रहा, अल्फ्रेड शूज द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड, ये अल्फ्रेड शूज का बता रहा, ठीक है। पीटर बर्जर और थॉमस लकमैन का द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ऑप्शन बी ये कह रहा। ऑप्शन सी टायलर का बता रहा है, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन डी कर रहा है इरविंग गॉफमैन। ये ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं ये जो इरविन लिखा रहता है, कहीं कहीं इरविंग गॉफमैन लिखा रहता है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो इरविंग गॉफमैन का प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ बता रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 4 का आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो विकल्प कह रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए कह रहा अल्फ्रेड शूज, ठीक है, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड, यही कह रहा है आपका ऑप्शन ए। तो ये तो सही आपका सुमेलित है, ऑप्शन ए, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी ये क्या कह रहा, पीटर बर्जर और थॉमस लकमैन जो है आपका, पीटर बर्जर और थॉमस लकमैन द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन बी भी सही है आपका। ऑप्शन सी आपका कह रहा है, ये टायलर का बता रहा, ऑप्शन सी, ये देखिए टायलर का स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, तो ये टायलर का तो है नहीं, आप लोग देखते हैं। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, इरविंग गॉफमैन प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, तो ये भी इरविंग गॉफमैन का भी सही है, ऑप्शन डी। तो आपका सी जो है स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, ये टायलर का नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये टायलर का नहीं, फिर किसका है, हेराल्ड गारफिंकल महोदय का है, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी आपका टायलर महोदय का नहीं है, ये हेराल्ड गारफिंकल महोदय का, ठीक है। आप लोग देखिए, नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, हेराल्ड गारफिंकल महोदय हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है, सामाजिक मूल्यांकन का वह दृष्टिकोण जिसमें नाट्यशाला रोजमर्रा के जीवन से एक समानता का आधार होती है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए, प्रश्न, सामाजिक मूल्यांकन का वह दृष्टिकोण जिसमें नाट्यशाला रोजमर्रा के जीवन से एक समानता का आधार होती है। ऑप्शन ए करा प्रयोजनवाद, नोट करते चलिएगा। ऑप्शन बी करा नाट्यशास्त्र, ऑप्शन सी करा धर्मशास्त्र, ऑप्शन डी करा जर्मन शास्त्र। तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ये कॉमन सेंस है, थोड़ा सा आप लोग अगर पढ़े हैं, बार बार रिपीटेड प्रश्न है, ये तो आपका इसका आंसर गलत होना नहीं चाहिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, ये आप ध्यान दीजिए, नाट्यशास्त्र, यही ना ऑप्शन बी, प्रश्नानुसार आपका नाट्यशास्त्र हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न कह रहा है ना, सामाजिक मूल्यांकन का वह दृष्टिकोण जिसमें नाट्यशाला रोजमर्रा के जीवन से एक समानता का आधार होती है ना। क्योंकि आपका ये प्रश्न नंबर 5 हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, ये देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 जो आ रहा है, ये प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के क्षणों में, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, ये ध्यान दीजिए, नोट करते हुए चलिए, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के क्षणों के रूप में वर्णित बगैर और लकमैन के सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा आपका बहिकरण, विषयीकरण, अभियंती, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा क्या कह रहा, बहिकरण, ये बहिक्रम नहीं बहिकरण है, ठीक है, ये यहाँ करण है, ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। और विषयीकरण आपका हो गया और अभियंतीकरण हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा, ऑप्शन बी कह रहा आपका विषयीकरण, अभियंतीकरण, ये विषयीकरण, अभियंतीकरण, विषय निष्ठता। ऑप्शन सी करा अभियंतीकरण, विषय निष्ठता, बहिकरण। ऑप्शन डी करा बहिकरण, समावेशन, अभियंतीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के क्षणों के रूप में वर्णित बगैर और लकमैन सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं क्या है, तो आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिए, बहिकरण, विषयीकरण, अभियंतीकरण, ये इसका आंसर है। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। ऑप्शन ए देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, अलग हो गए प्रश्न ताकि आपके समझ में आ जाए। क्योंकि आपके पीटर बर्जर एवं लकमैन जो है एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं,
ये आप सभी को पता है। पीटर बर्जर महोदय एवं लखमैन महोदय, ये अमेरिकन समाजशास्त्री है। इनका रुचि जो है, जो ज्ञान था समाजशास्त्र में रही है। ये प्रघटना शास्त्र और एथनोमेट्रोलॉजी के क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। किसका? पीटर एवं बर्जर का। बर्जर लखमैन अपनी जो इनकी कृत है बर्जर एवं लखमैन की, क्या है? द सोशल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी, जो 1967 में आई थी। ठीक है, क्योंकि सूट्स के जो योगदान को आगे बढ़ाने का कार्य पीटर और बर्जर ने इसी जो है अपने पुस्तक में ज्ञान के समाजशास्त्र को उजागर करती है, इसी के द्वारा इन्होंने उजागर किया है, मतलब बता रखा। ठीक है, और द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के क्षणों के रूप में जो पीटर और बर्जर लखमैन के सिद्धांत का जो मुख्य अवधारणा था, ये इसी पे आपका बहिकरण, विषयीकरण, अभियंतीकरण पे था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 6 भी आप समझ गए होंगे। आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपका क्या कह रहा है? प्रश्न उत्तर नंबर 7। इस 7 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग, कि लुई अल्थुजर ने निम्नलिखित में से किन विचारों का विरोध किया है? क्या किया है? लुई अल्थुजर ने निम्नलिखित में से किन विचारों का विरोध किया है, कह रहा प्रश्न। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा मार्क्सवाद के अंतर्गत मानवतावादी आंदोलन का विरोध किया है। प्रश्न अनुसार देखिए लुई अल्थुजर। आपका ऑप्शन बी कह रहा मार्क्सवाद के अंतर्गत मानवतावादी और हेगेलवादी आंदोलन का। ऑप्शन सी कह रहा मार्क्सवाद के भीतर मानवतावादी श्रमिक आंदोलन। ऑप्शन डी कह रहा मार्क्सवाद के भीतर श्रमिक हेगेलवादी आंदोलन। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइए। प्रश्न उत्तर नंबर 7 का आंसर आपका देखिए बी हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ये सही आंसर इसका हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिए। ये मार्क्सवाद के अंतर्गत मानवता और हेगेलवादी आंदोलन हो जाएगा आपका ये आंसर। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। नोट करते हुए चलिए आप लोग इसका, क्योंकि ये जो लुई अल्थुजर महोदय हैं, ये एक फ्रांसीसी विचारक हैं, आप जानिए ना, और संरचनात्मक मार्क्सवादी अर्थात नव मार्क्सवाद पर इनका जो है विचार रहा है। इन्होंने विचार अपना दे रखा। ठीक है, नव संरचनात्मक मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद पर। तो लुई अल्थुजर मार्क्स जो है संरचनावादी विचारक माने जाते हैं, क्योंकि जो इनकी पुस्तक एक आई है दास कैपिटल, जो मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल, तो इसी पुस्तक में जो इकोनॉमिक एंड फिलासफिक मनस्क्रिप्ट, ठीक है, आप लोग नोट कर लिए, मनस्क्रिप्ट को अपने अध्ययन का आधार माना है इन्होंने। कौन? आपके लुई अल्थुजर महोदय ने। ठीक है, क्योंकि अल्थुजर ने पूंजीवादी जो व्यवस्था था, इसकी जो समान संरचनात्मक विश्लेषण इन्होंने किया है अल्थुजर महोदय ने। अल्थुजर ने पूंजीवादी समाज की अधिसंरचना को आर्थिक आधार के साथ तुलनात्मक रूप से भी स्वसंचालित संरचना के रूप में इन्होंने माना है, क्योंकि लुई अल्थुजर ने मार्क्सवाद के अंतर्गत मानवतावादी और हेगेलवादी आंदोलन का विरोध किया है। ठीक है, अब आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि लुई अल्थुजर महोदय मार्क्सवाद के अंतर्गत मानवतावादी और हेगेलवादी आंदोलन का विरोध किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस हिसाब से आपका सही आंसर है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 आपका, ये जो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, नोट करते हुए आप लोग चलिए। कह रहा है कि जुर्गेन हैबरमास के विचारों के अनुसार आधुनिक समाज, ये प्रश्न नंबर 8 नोट करिए। जुर्गेन हैबरमास के विचारों के अनुसार आधुनिक समाजों में विज्ञान और तकनीकी तार्किकता निम्न में से किसके रूप में कार्य करता है, यही कह रहा आपका प्रश्न। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा मानव लक्ष्यों के बारे में मौलिक प्रश्न उठाता है। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा विचारधाराएं। ऑप्शन सी कह रहा अज्ञानता के विरुद्ध तर्क। ऑप्शन डी कह रहा दमन के विरुद्ध तर्क। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 8 का, तो इसका आंसर आपका देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ये जो बी है
इसका आंसर हो जाएगा विचार धाराएं प्रश्नानुसार, ठीक है। क्योंकि ये जुगर हैबरमास जो है ना, तो इन्हीं के अनुसार कहना कि आधुनिक समाजों में विज्ञान और तकनीकी तार्किकता निम्न में से किसके रूप में कार्य करता है, तो विचारधाराएं के रूप में कार्य करता है। एकदम सही बात है, क्योंकि आपके जो इनके बारे में जान ही रहे हैं, जुगर हैबरमास जो है ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के द्वितीय पीढ़ी के प्रखर अग्रणी विचारक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। हैबरमास जो थे एक राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक विचारों का जो निर्माण इनका रहा है वो नाजीवादी के रूप में तथा जर्मनी में प्रजातांत्रिक राजनीतिक के उद्भव की पृष्ठभूमि में हुआ था इनका, ठीक है। क्योंकि हैबरमास ने अपने विचार आलोचनात्मक सिद्धांत के रूप में क्रियान्वयन किया और एक नए यानी कि नवीन सामाजिक आंदोलन को प्रोत्साहित करने में का सुझाव इन्होंने दिया, ठीक है। और इनका कहना था कि जैसे महिला आंदोलन, पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन, प्रतिसंस्कृत या दलित आंदोलन इत्यादि हुए हैं जो है, उसी प्रकार ये अपने जो है क्या कहते हैं विचारधाराओं का प्रतिरूप के रूप में देखते हैं ये। और ये आधुनिक समाजों में विज्ञान और तकनीकी तार्किकता पूर्ण विचारधारा के रूप में कार्य करता है, ये आपके हैबरमास का कहना है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। प्रश्न नंबर 8, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 आपका क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग कि लुई अल्थुजर के अनुसार उत्पादन की विधि में सम्मिलित होती है जटिल अभिव्यक्ति। लुई अल्थुजर के अनुसार उत्पादन की विधि में सम्मिलित होती है जटिल अभिव्यक्ति की। कैसे? ऑप्शन ए कह रहा है केवल आर्थिक परिपाटियां के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा केवल राजनीतिक परिपाटियां। ऑप्शन सी कह रहा आर्थिक, राजनीतिक और विचारात्मक परिपाटियां। ऑप्शन डी कह रहा आर्थिक और राजनीतिक परिपाटियां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। ऐसे प्रश्न का आंसर आप लोग गलत मत कीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न उत्तर नंबर जो आपका है 9, ठीक है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 9 है। इससे प्रश्न का आंसर गलत मत कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, और लुई अल्थुजर आप सभी के सिलेबस में हैं, पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो ये आर्थिक, राजनीतिक और विचारधारात्मक परिपाटियों की बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए ऑप्शन सी, लुई अल्थुजर महोदय के प्रश्नानुसार, ठीक है। ये देखिए अब मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग भूलें ना। और अल्थुजर ने पूंजीवादी समाज का संरचनात्मक विश्लेषण इन्होंने किया है, आप सभी को पता है। लुई अल्थुजर महोदय पूंजीवादी समाज का संरचनात्मक विश्लेषण किया है, ठीक है। अल्थुजर ने पूंजीवादी समाज की अधिसंरचना को आर्थिक आधार के साथ साथ तुलनात्मक रूप से भी स्वसंचालित संरचना के रूप में इसको देखा है, इन्होंने इसको माना है, ठीक है। अल्थुजर के अनुसार सामाजिक निर्माण के अंतर्गत 3 मौलिक जो है तत्व आते हैं, 3 मौलिक अवधारणाएं ये बता रखे हैं, ठीक है। कौन कौन सा नोट कर लीजिएगा आप। नंबर 1 ये बताते हैं आपके अर्थव्यवस्था, ठीक है। नंबर 1 अर्थव्यवस्था बताते हैं, और नंबर 2 ये राजनीतिक रूप से बताते हैं, और नंबर 3 इन्होंने जो आपका ये वैचारिकी बता रखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक यानी विचारात्मक प्रॉपर्टियाँ, ये आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 9 भी आप सबके समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 10 आपका, ये ध्यान दीजिए, कह रहा किसने 10 क्या कह रहा, किसने आधुनिकता को असमाप्त परियोजना माना है। किसको? कौन विद्वान ऐसा है जो आधुनिकता को एक असमाप्त परियोजना माना है। ये देखिए यहाँ ध्यान दिए, आधुनिकता को एक असमाप्त परियोजना माना है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा जैक डेरिडा महोदय है। ऑप्शन बी कह रहा एंथोनी गिडेंस महोदय। ऑप्शन सी कह रहा लुई अल्थुजर महोदय। ऑप्शन डी कह रहा जुगर हैबरमास महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर नोट करते हुए चलिएगा, ये हैबरमास महोदय हो जाएंगे आपके। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग। क्योंकि ये देखिए जो हैबरमास महोदय आपके हैं, ये आधुनिक समाज को से जो है को क्या कहते हैं आहत समाज के रूप में देखते हैं आधुनिक समाज को, क्योंकि हैबरमास ने मार्क्स के विपरीत ज्ञानोदय का मतलब समर्थन किया था, जो उनके ज्ञान का था। ये आप देखिए ही अभी पिछले प्रश्न में इनके बारे में, क्योंकि ये आधुनिक समाज को आलोचना केवल एक तर्क यानी आर्थिक निर्धारणवाद के रूप में नहीं करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि आलोचना ये आर्थिक निर्धारणवाद
के रूप में केवल नहीं किया जा सकता। ये कहते हैं आधुनिक समाज में कई तर्क और कई विचारधाराएं हैं जो सत्य को कभी निरपेक्ष रूप से नहीं होते देख सकते हैं, उस पर कई प्रभाव होते हैं। एक समाज वैज्ञानिक इसे सापेक्षिक सत्य की तरह जांच किए बिना नहीं मानता है। ठीक है, ये हैबरमास कहते हैं। तो ये प्रश्नानुसार इसका आंसर जुगर हैबरमास हो गए। आप की समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 10 भी। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या आपका कह रहा है। आइए, ये 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है। ये प्रश्न फ्रेंड्स आज जो मैं लेके आया हूँ आप लोगों का, कल जो परीक्षा है यूजीसी नेट जेआरएफ के, उस परीक्षा के दिन से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो एक बार इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता इस क्लास से आपको जो है काफ़ी सहयोग प्राप्त हो जाए परीक्षा में। ठीक है, ऑप्शन ये प्रश्न नंबर 11 कह रहा है युवा मार्क्स और परिपक्व मार्क्स के ज्ञान मीमांसीय अंतराल की, ये ज्ञान मीमांसीय अंतराल की, ठीक है, युवा मार्क्स के परिपक्व मार्क्स के ज्ञान मीमांसीय अंतराल की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है लुई अल्थूजर, ऑप्शन बी कह रहा है जुगर हैबरमास, ऑप्शन सी कह रहा है जीसी अलेक्जेंडर, ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है रॉल्फ डेरन डॉर्फ महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का? आप लोग बताइए प्रश्न नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 का आपका लुई अल्थूजर महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, इसका प्रश्नानुसार आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर खुद ही दे देंगे, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह अगर सॉल्व करते होंगे ये प्रश्न पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, युवा मार्क्सवाद के बारे में आप जान ही रहे हैं, जिसको परिपक्व मार्क्सवाद जो है ज्ञान मीमांसीय अंतराल की अवधारणा के बारे में पढ़ ही रखे हैं। ठीक है, क्योंकि अल्थूजर ने मार्क्स की संरचनावादी विचारक जो मार्क्स को, लुई अल्थूजर महोदय कार्ल मार्क्स को एक संरचनावादी विचारक के रूप में देखते हैं और मानते हैं। और मार्क्स की जो पुस्तक एक है दास कैपिटल और इकोनॉमिक्स एंड फिलॉसफिक जो है मैन्युस्क्रिप्ट को इन्होंने अपने अध्ययन का आधार माना है, आधार बनाया है, उसी हिसाब से इन्होंने अध्ययन कर रखा है। ठीक है, लुई अल्थूजर महोदय। तो ये जो आपका कह रहा है युवा मार्क्स और परिपक्व मार्क्स का ज्ञान मीमांसीय अंतराल की अवधारणा को इन्होंने लोकप्रिय बनाने में इनका काफ़ी योगदान रहा इस प्रकार। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिशेल फूको की कृत नहीं है। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से, ये 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिशेल फूको की कृत नहीं है, यानी कि कौन सी मिशेल फूको की बुक्स नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है फॉर्म्स ऑफ टॉक, ऑप्शन बी कह रहा है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ऑप्शन सी कह रहा है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ऑप्शन डी कह रहा है डिसिप्लिन एंड पनिश। ठीक है, तो ये देखिए सारे पुस्तक के बारे में आप जान ही रहे होंगे, तो आपको इसको बताने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मिशेल फूको महोदय की कौन सी इसमें से बुक्स नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए कौन सी नहीं है इनकी बुक। तो इसका ऑप्शन ए फॉर्म्स ऑफ टॉक ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट करते हुए चलिए, ये ऑप्शन ए इनका ये सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए प्रश्नानुसार। ठीक है, बाकी आपका ये जो दे रखा है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, डिसिप्लिन एंड पनिश, ये आपका ये मिशेल फूको की है। ठीक है, मिशेल फूको की जो आपका ये द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, ये मिशेल फूको की जो एक बुक है, नोट कर लीजिएगा, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी जाती है, इसको आप लोग नोट करके हुए रखिएगा। आइए आपका जो है देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा आप सभी का। प्रश्न नंबर 13, ये 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 13 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जैक डेरिडा की नहीं है। प्रश्न नंबर 13 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जैक डेरिडा की नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 13 नंबर प्रश्न को। तो आपका ऑप्शन ए करा सांस्कृतिक पूंजी, ऑप्शन बी करा प्रावक उन्मुक्ता, ऑप्शन सी कह रहा आपका विसंरचनावाद, ऑप्शन डी करा विभेद। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें आंसर? तो सांस्कृतिक पूंजी ये आपकी जैक डेरिडा महोदय का नहीं है, ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा, ये सांस्कृतिक पूंजी जैक डेरिडा महोदय का नहीं है। बाकी आपका जो ये ए बी है ना, ये आपका ऑप्शन बी नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन बी और सी और डी ये जैक डेरिडा महोदय की है।
ठीक है, क्योंकि जैक डेरिडा महोदय की जो अवधारणा रही है प्रवाक उन्मुखता रहा, विसंरचनावाद भी है, विभेद है, और एक और उसमें ऐड कर लीजिएगा उत्तर संरचनावाद व या उसको उत्तराधुनिकतावाद कहते हैं। ठीक है, तो ये जैक डेरिडा महोदय की है, बाकी सांस्कृतिक पूंजी इनकी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 13 भी आप सब समझ गए होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 आपका क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 14 आप सबका, प्रश्न नंबर 14 आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है। ये देखिए सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प का चयन करना है आपका। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है, क्या कह रहा है ऑप्शन ए, ध्यान दीजिए, एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस का बता रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है डेविड हार्डीमैन द ऑर्डर ऑफ थिंग्स बता रहा है इनका, और ऑप्शन सी जैक डेरिडा का बता रहा है राइटिंग एंड डिफरेंस, ऑप्शन डी बता रहा है लुई अल्थुजर महोदय का फार मार्क्स। तो इसमें से इनका कौन सा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए कौन सा नहीं हो जाएगा। तो आप लोग एक बार देखिए, आपका ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस, ये दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी इनकी है ही। ठीक है, और आपका लुई अल्थुजर ये फार्मार्स यानी कार्ल मार्क्स यही है इनका, ऑप्शन डी भी सही हो गया, ये पकड़ गया। जैक डेरिडा का राइटिंग एंड डिफरेंस ये भी है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन बी बचा ना, तो इस प्रकार ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेविड हार्डीमैन का द ऑर्डर ऑफ थिंग्स नहीं है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, ये इनका नहीं है। तो जब इनका नहीं है तो किसी का तो है ही है ना, ये डेविड हार्डीमैन का नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये आप नोट करते जाइए, ये मिशेल फूको का है, दी ऑर्डर ऑफ थिंग्स जो है ये मिशेल फूको महोदय का है, आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, मिशेल फूको महोदय का है। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 15 आपका क्या कह रहा है, ये प्रश्न नंबर 15 आपका 15 प्रश्न नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 15 नंबर आपका कह रहा है इनमें से कौन फूको की रचनाओं में महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय अवयन का निर्माण करता है। ठीक है, ये फूको की बात देखिए, इसमें भी किया, फूको की रचनाओं में महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय अवयवों का निर्माण करता है। तो आपका ऑप्शन ए करा संरचनाकरण, ऑप्शन बी करा पुरातत्व ज्ञान, ऑप्शन सी करा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन डी करा सांकेतिक अन्योन्योन क्रियावाद। क्या कह रहा है ऑप्शन डी, सांकेतिक अन्योन्योन क्रियावाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा, प्रश्न नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए, आपका प्रश्नानुसार आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ना, पूरा तत्व ज्ञान, क्योंकि आप लोग मिशेल फूको के बारे में अच्छे से पढ़े ही हैं। तो कह रहा है इसमें से ना पद्धति शास्त्रीय अवयव का निर्माण करता है, फूको की रचनाओं में महत्वपूर्ण रूप से कौन सा, तो ये पूरा तत्व, क्योंकि मिशेल फूको जो है आप जान ही रहे एक फ्रांसीसी विचारक एवं दार्शनिक माने जाते हैं। ठीक है, ये माने क्या जाते हैं, एक फ्रांसीसी विचारक एवं दार्शनिक हैं ही। इनका जो जन्म हुआ है आप लोग 15 अक्टूबर 1926 को हुआ है। फूको की गिनती जो है आपके 20वीं सदी के सबसे बड़े विचारकों में किया जाता है, और इनका प्रभाव जो रहा इनके जो लेखों में झलकता है आधुनिक विज्ञान के बहुत से क्षेत्र में, खासकर इतिहास लेखन के क्षेत्र में इन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन कर रखा है। क्रांतिकारी रूप से ये इतिहासकारी परिवर्तन के रूप में जाने जाते हैं आपके मिशेल फूको महोदय। तो इस प्रकार ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपका समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 16। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग, ये कह रहा है एंथोनी गिडेंस संरचनाकरण के अपने सिद्धांत में किस अवधारणा का प्रयोग किया है। कौन, एंथोनी गिडेंस महोदय संरचनाकरण के अपने सिद्धांत में किस अवधारणा का प्रयोग किया है, कह रहा प्रश्न। तो ऑप्शन ए कह रहा है द्वैत विश्लेषण का। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा दोहरी भूमिका का, ऑप्शन सी कह रहा आपका संरचना द्वैत का, ऑप्शन डी कह रहा संरचनात्मक द्वैत का। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, प्रश्न नंबर 16 का आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन सी संरचना द्वैत का हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्नानुसार आप देखिए, आप प्रश्न आप देख ही लिए हैं। एंथोनी गिडेंस संरचनाकरण के अपने सिद्धांत में किस अवधारणा का प्रयोग
किया है। ठीक है, तो ये एक एंथोनी गिडेंस महोदय एक ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं, आप जान ही रहे हैं, जो कि इनका जो सिद्धांत रहा है लेखन क्षेत्र के में इन्होंने काफ़ी समाजशास्त्र में कार्य किया है। इनकी जो इनका प्रमुख रुचि रहा है वो शास्त्रीय सिद्धांत, पूंजीवादी सामाजिक वर्ग और सामाजिक परिवर्तन के रूप में इन्होंने तर्क दे रखा है। और इनका जो सबसे प्रमुख कार्य रहा संरचनाकरण सिद्धांत का रहा है। इन्होंने संरचनाकरण के सिद्धांत में संरचना द्वैतवाद की अवधारणा का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 16 भी आप सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं आपका 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 नोट करते हुए चलिए। कह रहा किन के लिए, प्रश्न नंबर 17 कह रहा किन के लिए सही अर्थ में संकेत को अनिवार्यता किंतु अपर्याप्त रूप से हमेशा विलोपन के अधीन होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन ए कह रहा है लुई अल्थुजर महोदय, ऑप्शन बी कह रहा है मिशेल फूको महोदय, ऑप्शन डी कह रहा है एंथोनी गिडेंस महोदय, ऑप्शन डी कह रहा है जैक डेरिडा महोदय, है ना। तो इसका आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 17 का आप लोग क्या हो जाएगा। इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि विलोपन के अधीन होना चाहिए। इसकी बातें कौन करता है आपके, ऑप्शन डी ये जैक डेरिडा महोदय हो जाएंगे। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। प्रश्न नंबर ये 17 है ना, 17 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये जो कह रहा है किनके लिए सही अर्थ में संकेत को अनिवार्यता किंतु अपर्याप्त रूप से हमेशा विलोपन के अधीन होना चाहिए, तो ये जैक डेरिडा बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक फ्रांस के समाजशास्त्री जैक डेरिडा जो उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में इनका जो है महत्वपूर्ण रूप से इन्होंने अपने विचार को दे रखा है, लिख रखा है। और 1966 में इस उपागम का इन्होंने नेतृत्व भी कर रखा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 आपका क्या कह रहा है, ये आइए ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है आप लोग। ये प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं, ये देखिए सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, तो ये हिंदू व्यू ऑफ लाइफ आपका एस राधा कृष्णन का बता रहा, यही बता रहा ना, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ एस राधा कृष्णन का बता रहा। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का बता रहा है। ठीक है, और ऑप्शन सी हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है एस.सी. दुबे महोदय का बता रहा। आपका सोसाइटी इन इंडिया, ऑप्शन डी है सोसाइटी इन इंडिया डीजे मंडेल बाम का बता रहा, यही बता रहा आपका। तो इसमें से इसका आंसर कह रहा ना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही उत्तर दीजिए। यानी कि इसमें से 3 सही सुमेलित है, कोई एक सही नहीं सुमेलित है। तो बताइए आप लोग, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये राधा कृष्णन का ये सही है, आप देख लीजिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप सभी को पता है, बार बार ये प्रश्न रिपीट करता है, हर एग्जाम में जीएस जीके में भी पूछा जाता है किसका। ठीक है, तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू का हो गया। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये जो है एस.सी. दुबे का नहीं है। ठीक है, और सोसाइटी इन इंडिया ये डीजे मंडेल बाम का ये है। तो ये आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन सी नोट करते हुए आप लोग चलिएगा। तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन अगर इनका एस.सी. दुबे का, श्यामाचरण दुबे का नहीं है तो फिर किसका है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपका पी.एच. प्रभु का है। ठीक है, किसका है, पी.एच. ठीक है प्रभु का है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस पर थोड़ा सा लिखते नहीं बनता फ्रेंड, पी.एच. प्रभु का है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न आप लोग समझ ही गए होंगे। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है आपका, ध्यान दीजिए आप लोग प्रश्न उत्तर नंबर 19 पे। ये प्रश्न नंबर 19 का आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका पद अनुक्रम, ये सब कॉमन सेंस का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न कभी मत गलत कीजिएगा। अगर ऐसे प्रश्न आप लोग गलत कर देते हैं तो बड़ी दुख की बात होगी कि आप लोगों को एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलने से रह जाएगा 2025 में। ठीक है, क्योंकि आपका देखिए प्रश्न देख के लग रहा है ना कि कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो पद अनुक्रम ऑप्शन बी करा, वंशा अनगत पेशा ऑप्शन सी करा, वही बहिर्विवाह ऑप्शन डी करा, अस्पृश्यता। तो जात इसमें कह रहा ना जात व्यवस्था की विशेषता नहीं है, जात व्यवस्था की
जो व्यवस्था विशेषता नहीं है इसी को छांट के बताना है प्रश्न नंबर 19 का। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका देखिए जो बहिर्विवाह है आपका जात व्यवस्था की विशेषता नहीं हो सकती, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने कहा ना थोड़ा सा कॉमन सा सेंस लगाएंगे आप लोग ना। विवाह नातेदारी प्रश्न तो आप लोग चैप्टर पढ़ ही रखे हैं, तो उसी चैप्टर से ये प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि आपका जो जात पदानुक्रम जात में पाई जाती है, ऊंच नीच छोटे बड़े का। ठीक है, वंशागत पेशा पाई जाता है। ठीक है, अगर लोहार है तो लोहे का काम करता है, बढ़ई है तो लकड़ी का काम करता है, नाई है तो बाल बनाने का काम करता है, धोबी कपड़ा धुलने का, और बाभन है तो वो जो है अपना पूजा पाठ कराने का काम करता है। तो ये सब जो है क्या है, पदानुक्रम जात की विशेषता है। ठीक है, अस्पृश्यता छुआछूत भेदभाव भी ये जात की विशेषता है, जात में पाई जाती है। बहिर्विवाह लेकिन जात की विशेषता नहीं है, क्योंकि जात में की विशेषता क्या है कि एक ही जात में आप अपने जात बिरादर में ही शादी करना है। बहिर्विवाह क्या है, अपने जात बिरादर से उठ के आगे बढ़ के शादी करना है। ठीक है, लेकिन अब तो भारतीय संविधान जो आपको सभी को बराबर का हक दे दिया, आप किसी भी जात धर्म में शादी विवाह कर सकते हैं, लेकिन जो है आप अपने माँ बाप के अनुमति से, माँ बाप के राय से जो है घर परिवार नात रिश्तेदारी और जो है अगले के जो है घर परिवार नात रिश्तेदारी के राय से करते हैं बहिर्विवाह, तो अच्छी बात है। लेकिन वो वाला सिस्टम नहीं करिएगा जो मैं आप समझ गए होंगे, जो समाज के खिलाफ हो। ठीक है, वो वाला काम मत करिएगा भाई। आप लोग पढ़ लिख के जो है इस लेवल पे पहुंच गए हैं, तो किसी तरह का शादी विवाह करिए, तो कौन मना करने वाला है। फिलहाल अपने माँ बाप के पसंद से शादी करिए, जो है मतलब उनको मना के इस तरह करिए, कोई बुराई नहीं है वैर विवाह करना। लेकिन वही है कि थोड़ा सा समाज गाँव का माँ बाप के अपने राय विचार विमर्श से करिए तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, और दोनों लोग अपना क्या कहते हैं आपसी सहमत से करिए। ठीक है, अच्छी बात है। बाकी तो आप लोग खुद ही समझ है जात व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, जात व्यवस्था की क्या विशेषता है आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट करना चाहिए, मैं कुछ बता दे रहा हूँ पॉइंट। जैसे समाज का खंडात्मक विभाजन, संशस्त्रण पाया जाता है जात में, भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंधी होता है, मानी जात के अनुसार जानिए लोग अपने अपने समाज में रह के खाना पीन कहते हैं, अदर समाज से नहीं करते ना। और विभिन्न जातियों की सामाजिक एवं धार्मिक नियोक्ताएँ होती, मतलब सबकी अपनी अलग अलग जो है धर्म कर्म करने का, अनुष्ठान करने का होता है, जो है विशेष अधिकार प्राप्त होता है लोगों को। पेशों के प्रतिबंध चुनाव का अभाव होता है, यानी कि पेशों का आप अपने पेशे को ही अपना सकते हैं, दूसरे पेशों को नहीं अपना सकते। ठीक है, जातिगत व्यवस्था के विवाह संबंधित प्रतिबंध है, मतलब अपनी जात धर्म में ही विवाह आप कर सकते हैं। जन्मजात सदस्यता, आपको जन्म से ही इसकी सदस्यता प्राप्त हो जाती है अपनी जात की। ठीक है, और एक विशिष्ट नाम आपको प्राप्त ही जो है दिया ही जाता है अपने जात के अनुसार। तो ये प्रश्न उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 19 आपके अच्छे से समझ में आ गया है, हो गया होगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न उत्तर नंबर 20। ये 20 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, यानी कि 20 नंबर, निम्नलिखित में से किन गुणों को भारतीय सामाजिक सोपानकी का एक कारण नहीं माना जाता। अच्छा, ये भी नहीं माना जाता, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए कह रहा सत्व, ऑप्शन बी कह रहा रज, ऑप्शन सी कह रहा तमस, ऑप्शन डी कह रहा वर्ण। तो ऐसे प्रश्न मैंने कह रहा हूँ ना कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग गलत कीजिएगा ही मत। तो इसका आंसर आप लोगों का गलत होना नहीं चाहिए। तो इसका आंसर देखिए, एकदम कह रहा ना कि निम्नलिखित में से किन गुणों को भारतीय सामाजिक सोपानकी के कारण नहीं माना जाता। तो इधर सत्व रज गुण तमस गुण ये तो है ही है, वर्ण आपका एकदम अलग टाइप का है, वैसे दिख गया आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर आप लोग गलत ना कीजिएगा मेरे जो है प्रिय छात्र छात्राएं। जो है ऐसे प्रश्न गलत कर देंगे तो आप लोगों के लिए रिजल्ट पाने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि भारतीय सामाजिक सोपानकी का कारण सत्व रज तमस माना जाता है, आप लोगों को सभी को पता है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो ये देखते हैं प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, जाति गंगा के मैदान में पोषित भारतीय आर्य संस्कृत का ब्राह्मण बालक है और इसलिए भारत के अन्य भागों में अंतरित है। यह कथन किसका है। अच्छा, तो ये देखिए कह रहा कि ध्यान दीजिए कि जात गंगा के मैदान में पोषित भारतीय आर्य संस्कृत का ब्राह्मण बालक है और इसलिए भारत के अन्य भागों में
अंतरित है। यह कथन किसका है? तो आपका ऑप्शन ए करा डीपी मुखर्जी, ऑप्शन बी करा एमएन श्रीनिवासन, ऑप्शन सी करा जीएस घुरिये, ऑप्शन डी करा लुई ड्यूमा महोदय। तो ये प्रश्न नंबर 21 का आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप सभी को पता है, इसके गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय हो जाएंगे। तो गोविंद सदाशिव घुरिये मतलब कौन है? जीएस घुरिये, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट करते हुए चलिए, ये इन्हीं के जो है अवधारणा है। ठीक है कि जाति गंगा के मैदान में पोषित भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है और इसलिए भारत के अन्य भागों में अंतरित है। ये अवधारणाएं आपका गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय का, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। ये प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा 22 प्रश्न को आप लोग। 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने अनुसंधान कार्य के लिए भारत के पूर्वोत्तर फ्रंटियर अभिकरण में व्यापक क्षेत्रीय कार्य किया है? किसने अपने अनुसंधान कार्य के लिए भारत के पूर्वोत्तर फ्रंटियर अभिकरण में व्यापक क्षेत्रीय कार्य किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन ए का रहा एन.के. बोस यानी कि निर्मल कुमार बोस, डी हार्डीमैन, ठीक है, सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी डीपी मुखर्जी यानी धुरजट प्रसाद मुखर्जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी डी में से आप बताइए प्रश्न नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपके निर्मल कुमार बोस हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट करते हुए आप लोग चलिएगा। ठीक है, देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको भूले ना ये प्रश्न। ठीक है, तो ये निर्मल कुमार बोस जो हैं आपके, ये अपने अनुसंधान कार्य के लिए भारत के पूर्वोत्तर फ्रंटियर अभिकरण में व्यापक क्षेत्रीय कार्य किया है इन्होंने। और ये जो है प्रथम पीढ़ी के मानव शास्त्री एवं समाजशास्त्रियों में से एक माने जाते हैं, इनकी गणना किया जाता है। ठीक है, ये आपके, क्योंकि ये इन्होंने आपके जो निर्मल कुमार बोस थे, आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है, नोट कर लिए। उड़ीसा के ज्वांग जनजातियों का इन्होंने अध्ययन कर रखा है। ठीक है, कौन? आपके निर्मल कुमार बोस ने, ये पूछा जाता है उड़ीसा के जो है ज्वांग जनजातियों का अध्ययन किसने किया था? तो ये आपके निर्मल कुमार बोस महोदय, ये भी प्रश्न निकल के आता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। आइए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर आपका 23, ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है? ये प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प चुने। तो प्रश्न नंबर 23 आप लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। ये कह रहा पुस्तक दृष्टि जीएस घुरिये का बता रहा है। ठीक है, और ऑप्शन बी कह रहा क्षेत्र दृष्टि एस.सी. दुबे का बता रहा है। ऑप्शन डी कह रहा, वो ऑप्शन सी कह रहा सभ्यतात्मक दृष्टि सुरजीत सिन्हा का, ऑप्शन डी उपाश्रित दृष्टि डेविड हार्डी मैन का बता रहा है। ठीक है, डेविड हार्डी मैन का बता रहा है ये। तो आपका ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इसमें से कौन सा सही नहीं सुमेलित है? तो आपका पुस्तक दृष्टि जीएस घुरिये का ये भी सही है, क्षेत्र दृष्टि एस.सी. दुबे का ये भी सही है, सभ्यतात्मक दृष्टि सुरजीत सिन्हा का ये भी सही है, आपका उपाश्रित दृष्टि जो है डेविड हार्डी मैन का ये भी सही है। तो इसमें से तो चारों का चारों सही है प्रश्न जो है। फिर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही है, इसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा होता जो कि सही ना हो माना जाता तब तो ठीक था। लेकिन इसमें फ्रेंड्स ये प्रश्न अनुसार जो है ये नहीं होना चाहिए, इसमें सब के सब सही है। आपका ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। मान लेते हैं इसमें जैसे उपाश्रित दृष्टि के डेविड हार्डीमैन के जगह आप लोग डेविड हार्डीमैन के जगह कोई और नाम दे दिया होता, जैसे आपके इनके जगह मान लेते हैं एस.सी. दुबे दे दिया होता, ठीक है, तो ये हो जाता ऑप्शन डी। लेकिन इसका ठीक है, चारों सही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24, ठीक है, प्रश्न उत्तर नंबर 24 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 24 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 24, तो ये प्रश्न उत्तर नंबर 24 आपका कह रहा है कि निर्जातीयता से तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 24 आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा कि निर्जातीयता से तात्पर्य है। तो निर्जातीयता से क्या तात्पर्य है, आप लोग नोट करते हुए चलिए। ऑप्शन ए कह रहा अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, ऑप्शन बी कह रहा वंशानुगत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, ऑप्शन सी कह रहा वंशानुगत राजनीतिक स्थिति एवं अर्जित आर्थिक विशेषता, ऑप्शन डी कह रहा वंशानुगत एवं अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक
विशेषता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का, निर्जातिता से तात्पर्य क्या है आप लोग बताइए। तो इसका आंसर पहले देख लीजिए, क्या इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्नानुसार, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन बी जो आपका कह रहा है, ये ध्यान दीजिए कि वंशानुगत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, ठीक है, वंशानुगत की जो विशेषता है ऑप्शन बी में आपका अच्छे से निकल के आ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो निर्जातिता होता है, इसका अर्थ क्या है, निर्जातिता का मतलब व्यक्तियों के एक ऐसे समूह को निर्जातिता या प्रजातिता के रूप में जो है परिभाषित किया जाए या प्रजातंत्र का रूप में देखा जाता है, ठीक है, जो स्वयं या दूसरे के द्वारा समझा जाता है कि उनकी कुछ ऐसी समान विशेषताएं जो उन्हें अन्य समाज से अलग करती है, ठीक है। निर्जातिता मतलब जो स्वयं में हो, जो अलग अन्य समाज से हो, ठीक है। इस समूह का अपना एक अलग विशिष्ट सांस्कृतिक कल्चर, रहन सहन, व्यवहार, कपड़ा लत्ता, पहनावा ओढ़ाव होता है, जो वास्तव में प्रजातिकता शब्द की रचना नस्ल विभेद शब्द के जो है विरोध में हुआ है, ठीक है। तो निर्जातिता का मतलब व्यक्तिगत रूप से जो आपकी पहचान होती है, जो आपका खान पान रहन सहन होता है, उसी को निर्जातिता कहा जाता है। तो उसके अनुसार इसका आंसर वंशानुगत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, क्योंकि आपके जो वंशानुगत एक ही सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता पाया जाता है, बाकी तो अन्य वंश में धर्म में अलग अलग होता है ना। तो इस हिसाब से इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 24 भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है। ये प्रश्नोत्तर नंबर 25 क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिए आप लोग। ये देखिए कहाँ भाग का जा रहा है भाई, तो ये ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को सही दिख रहा होगा बोर्ड। ये प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की विकासात्मक परियोजनाओं में न्यूनतम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित किया गया, प्रश्न नंबर 25 कह रहा। तो ये सब कॉमन सेंस के प्रश्न है, ऐसे प्रश्न नहीं गलत होने चाहिए आपका। जो 25 नंबर प्रश्न आपका ये कह रहा है, ठीक है। ये 25 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि निर्धारता, ये 25 नंबर प्रश्न कहाँ ये है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की विकासात्मक परियोजनाओं में न्यूनतम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित किया गया। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि बांध की परियोजना में, ऑप्शन बी करा वन्यजीव अभ्यारण्य और उद्यान की परियोजना में, ऑप्शन सी करा औद्योगिक प्रतिष्ठान की परियोजना में, ऑप्शन डी करा खान की परियोजना में। तो ये प्रश्न नंबर आपका 25 जो है ये कॉमन सेंस का प्रश्न है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऐसे प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो सबसे ज़्यादा क्या कह रहा है, किस प्रकार की विकासात्मक परियोजना में न्यूनतम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित किया, जिसमें सबसे किस परियोजना, बांध में कि वन्यजीव अभ्यारण्य, उद्यान में कि औद्योगिक प्रतिष्ठान में कि खान में, जिसमें सबसे कम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित यानी से वहाँ से हटाया गया है, किस योजना के कारण। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ना। आप देखिए ऑप्शन बी वन, ये नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ये वन जीव अभ्यारण्य उद्यान के तहत, ठीक है। सबसे बाकी आपका जो ये ऑप्शन है ये बांध के तहत सबसे ज़्यादा हटाया गया है, औद्योगिक प्रतिष्ठान खान के साथ, क्योंकि जब जहाँ बांध निर्माण किया जाता है, आप जाने अगल बगल जो है गांव वगैरह बसे हुए होते हैं, उनको उजाड़ना पड़ता है, यानी कि एक जगह दूसरी जगह बसाना पड़ता है, जो बांध का निर्माण किया जाता है नदियों वगैरह झीलों तालाबों, ठीक है। और आपका औद्योगिक प्रतिष्ठान जब स्थापित हो तो भी यही कारण होता है, वहाँ से उजाड़ना पड़ता है कोई भी संस्थान। जैसे अभी हमारे यहाँ एक जगह NTPC जो है, जब वहाँ उसका विस्तार किया गया तो काफ़ी गाँव अगल बगल सब उजाड़ दिए गए, ठीक है। अरे उनको तो वहाँ से हटाने पड़ा ना, विस्थापित करना पड़ा, तो जो है आपका औद्योगिक प्रतिष्ठान हो गया। और ऐसे खान है, खान मतलब जैसे कोयला खान हो गया, जहाँ भी ये सब खुदाई वगैरह होता है वहाँ से लोगों को हटाने पड़ता है ना। और वन्य जो अभ्यारण्य जो होता है, उद्यान जो मतलब जंगल होता है, जो बाग होता है, वहाँ तो कम लोग रहते ही हैं जंगलों में आल रूप से, तो वहाँ उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो है आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसका भी आंसर आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर अगला क्या है आपका 26 नंबर प्रश्न। ये 26 नंबर प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपका कथन कारण का प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न आपका ये कथन कारण क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। ये कथन
ए कह रहा, प्रश्न नंबर 26 से नोट कर लीजिएगा। कथन ए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि झुग्गी निवासियों की संख्या एक अभिकरण से दूसरे अभिकरण के दौरान भिन्न होती है। ये ठीक है, कथन ए कह रहा है। इसका कारण क्या कह रहा है, कारण आर, ठीक है। ये आर क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, क्योंकि ये सभी झुग्गियों की अलग अलग परिभाषाओं का अनुसरण करते हैं। ये यही कह रहा है ना आपका, ये देखिए अनुसरण करते हैं। तो फिर कह रहा है नीचे दिए कूट की सहायता से, यानी नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। नीचे दिए कूटों के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कह रहा है ए आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है ए सही आर गलत। ऑप्शन डी कह रहा है ए गलत परंतु आर सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो प्रश्न गलत नहीं करेंगे। ऐसे प्रश्न को भी कारण और कथन का जो प्रश्न होता है, क्योंकि कह रहा है झुग्गी निवासियों की संख्या एक अभिकरण से दूसरे अभिकरण के दौरान भिन्न होती है। ये बात सही है, भिन्न तो होती है भाई, हर जगह झुग्गी की रहन सहन अलग होता है ना, जो कल्चर एरिया वाइज के अनुसार जो है वहाँ के भाषा बोलचाल संस्कृति के अंदर, क्योंकि ये सभी झुग्गियों की अलग अलग परिभाषाओं का अनुसरण करते हैं, इसलिए झुग्गी निवासियों की संख्या एक अभिकरण से दूसरे अभिकरण के दौरान भिन्न होती है। तो ये आपका देखिए ना, ए और आर दोनों सही आ रहा और आर ए की सही व्याख्या हो रहा है। तो इसका ऑप्शन आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो नोट करते हुए चलिए, उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 26 कथन और कारण का जो है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 27, ये 27 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ। अच्छा, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है 1988, सन 1988। ऑप्शन बी कह रहा है 2001, ऑप्शन सी कह रहा है 2004, ऑप्शन डी कह रहा है 2005, यानी कि 1988 और 2001, 2004, 2005, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि सन 2005 में जो है ये घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ था, लागू किया गया था। आप लोग नोट करते हुए चलिए 2005 में, क्योंकि 2005 में आपका जो है एक और हुआ था, एक नई चीज़ हुई, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है सन 2005 में भी तो सूचना का अधिकार अधिनियम भी पास हुआ था ना। नोट करते हुए चलिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम ये भी पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग फ्रेंड, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, आप लोग जान रहे हैं ना सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है। 2005 में जब पास हुआ था ये सूचना का अधिकार अधिनियम, इसके तहत ये था कि आपने किसी काम को, जैसे कोई काम किसी विभाग में आपने काम के लिए गए, एप्लीकेशन दिए, अब वो काम आपका कितने दिनों में हो रहा कि नहीं हो रहा, अगर आप उसकी जानकारी चाहते हैं, सूचना चाहते हैं, तो आप सूचना के अधिकार के तहत इसकी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन था वो आगे कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ रुका है। तो वो आप जब इसके अधिकार, सूचना के अधिकार 2005 अधिनियम के तहत जब मांगते हैं, तो वो जो विभाग होता है उसको बताता है कि आपका काम यहाँ तक हुआ है, यहाँ तक नहीं, या यहाँ पहुँचा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, इसमें एक नियम और है, अगर आप जैसे सूचना का अधिकार नियम के तहत अगर किसी विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और गलती से आपने उस विभाग में ना दे के अपना सूचना दूसरे विभाग में दे दिए, तो ये उस विभाग का जो है अधिकार बनता है कि आपकी सूचना वो सही जगह पहुंचाए और आपको सही जगह से जानकारी प्राप्त हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 27 भी आप समझ गए होंगे। तो इसमें दो चीज़ें हैं, महिला घरेलू हिंसा जो है संरक्षण अधिनियम 2005 और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दोनों एक साथ पारित हुआ था, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 28 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 28 ये कह रहा है निम्नलिखित में से विसमानता का अनुकरण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये जो आपका विसमानता का अनुकरण सिद्धांत पूछ रहा है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है एच.एस. बेकर महोदय, ऑप्शन बी कह रहा है जी टॉड महोदय, ऑप्शन सी कह रहा है इमाइल दुर्खी महोदय, ऑप्शन डी कह रहा है एस
कोहेन महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का, यानी 28 का आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका जी टाड महोदय हो जाएंगे, यानी टाड महोदय। तो ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी ये सही आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं हाईलाइट कर दिया, क्योंकि जी टाड मतलब ग्रेवियल टाड, इनका पूर्ण नाम ग्रेवियल टाड महोदय। ये फ्रांसीसी दार्शनिक हैं और इन्होंने अपराध शास्त्र का जो है बहुत अच्छे से अध्ययन कर रखा है। और ये जो है आपके ये जो टाड महोदय हैं, ये विश्व समानता का अनुकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है समाजशास्त्रीय रूप से इन्होंने। ठीक है, अपराध शास्त्र का इन्होंने अध्ययन कर रखा है। ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक हैं। ठीक है, ग्रेवियल टाड महोदय, नोट करते हुए आप लोग चलिए। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 29, ये प्रश्न कह रहा है कि नामपत्रण सिद्धांत में प्रमुख संकल्पना है। प्रश्न नंबर 20 नोट कर लिए, कह रहा है कि नामपत्रण सिद्धांत में प्रमुख संकल्पना है। तो क्या है प्रमुख संकल्पना, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है जो है स्वीकरण, यानी कि स्वीकृति। ठीक है, स्वीकृति। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है कलंक, ऑप्शन सी कह रहा है प्रेरणा, ऑप्शन डी कह रहा आकांक्षा। प्रश्न नंबर 28 प्रश्न नंबर 29, तो नामपत्रण सिद्धांत में प्रमुख संकल्पना क्या है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट करते हुए चलिए, कलंक। ठीक है, ऑप्शन बी कलंक, ये नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स टाइम थोड़ा देखें कितना है, क्योंकि आपका कोशिश करते हैं 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए। ये आपका टाइम 1 घंटा तो हो गया, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं फ्रेंड्स। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 30, मेरी कोशिश रहती है कि आपके जो प्रश्न होते हैं 1 घंटे में कंप्लीट करा दूं मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है आपका। ये 30 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वजन पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग सभी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं। अच्छा, स्वजन पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग सभी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है। अच्छा, सभी किसके उदाहरण पूछा। तो ऑप्शन ए कर रहा सामाजिक असमानता की बात कर रहा, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी सफेदपोश अपराध, ऑप्शन डी संघर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। ये 30 नंबर प्रश्न है, तो इसका आंसर आपका देखिए, ध्यान दीजिए, खुद ही जान जाएंगे आप लोग। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, ये भ्रष्टाचार। ठीक है, ये प्रश्नानुसार जो आपका प्रश्न कह रहा है, इसके अनुसार स्वजन पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग सभी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है। तो ये भ्रष्टाचार के उदाहरण है, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो बारे में आपके जो इलियट और मेरिल महोदय हैं, ये कहते हैं कि अपने अथवा अपने सगे संबंधी में कौन आता है, परिवार नातेदार ही रिश्तेदार ही होते हैं, आपके हित मित्र होते हैं ना, को जो है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आर्थिक अथवा अन्य लाभ पहुंचाना जो है, ये एक प्रकार से भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। ठीक है, ये आपके इलियट और मेरिल महोदय, ऐसी सही बात है। तो इस प्रकार इस प्रश्न अनुसार यही कह रहा है ना कि भ्रष्टाचार अपने अपनों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया सत्ता का अनुचित व गैर कानूनी प्रयोग के तहत माना जाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर भ्रष्टाचार ही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी देखिए समय कम है, मैं फिर भी आप लोगों को सोचता हूँ प्रश्न पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है आपका। ये देखिए थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्या आपका, आइए कोशिश करते हैं, फिर देख लेते हैं, छोटा करना होगा तो भी देख लेते हैं। ये प्रश्न नंबर आपका 31 कह रहा है कि मार्क्स के परिप्रेक्ष्य में पूंजीवादी समाज में गरीबों को निम्नलिखित में से किन संदर्भों में समझा जाता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स कह रहा है, कार्ल मार्क्स के बारे में, कि मार्क्स के परिप्रेक्ष्य में पूंजीवादी समाज में गरीबों को निम्नलिखित में से किन संदर्भों में समझा जा सकता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न असमान व्यवस्था। ऑप्शन ए कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न असमान व्यवस्था। ऑप्शन बी कह रहा उत्पादन के साधनों से युक्त व्यक्तियों के हाथों में संकेंद्रित धन व्यवस्था। ऑप्शन सी कह रहा सिर्फ अपने श्रम पर निर्भर कामगार वर्ग को खुले बाजार में मजदूरी के लिए विक्रय पर निर्भर रहना चाहिए। ध्यान दीजिए आप लोग ऑप्शन को, नहीं तो फिर आप लोग इसका आंसर सही करने में जो है गलत कर देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन डी कह रहा कामगार वर्ग अपने श्रम की बकाया मजदूरी प्राप्त करेगा। ठीक है,
ये मार्क्स के परिप्रेक्ष्य में बता रहा, पूंजीवादी समाज में गरीबों को निम्नलिखित में से किन संदर्भों में समझा जा सकता है। तो ऑप्शन ए कह रहा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न असमान व्यवस्था, ऑप्शन बी कह रहा उत्पादन के साधनों से युक्त व्यक्तियों के हाथों में साकेंद्रित धन व्यवस्था, ऑप्शन सी कह रहा सिर्फ अपने श्रम पर निर्भर कामगार वर्ग को खुले बाजार में मजदूरी के लिए विक्रय पर निर्भर रहना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन डी कह रहा कामगार वर्ग अपने श्रम की बकाया मजदूरी प्राप्त करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी जो है ये कह रहा ना, कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ये देखिए कह रहा कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनना है आपका। तो ऑप्शन ए कह रहा ए बी डी सही है, ये ऑप्शन ए कह रहा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी कह रहा ए बी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा आपका ए डी सी सही है। ऑप्शन ये थोड़ा सा नीचे कर दें ऊपर ताकि आपको दिखे। देखिए ऑप्शन ए कह रहा ना ए बी डी सही है, ऑप्शन बी कह रहा ए बी सी सही है, ऑप्शन सी कह रहा ए डी सी सही है, ऑप्शन डी कह रहा बी सी डी सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आप लोग बताइए, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो क्योंकि ऐसे प्रश्न का आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका देखिए ना ऑप्शन ये डी सही हो जाएगा आपका। ये 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी क्या कह रहा इसका आंसर, ये ए बी सी सही है। ठीक है, तो ए बी सी अगर सही है क्योंकि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा ये, क्योंकि ये ए बी सी सही है। ए बी सी क्यों सही है, आप लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना ये प्रश्न तो सही है, क्योंकि प्रश्न 31 जो कह रहा है आपका ये ए भी सही है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा, ये ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न असमान व्यवस्था ये सही है। कार्ल मार्क्स के अनुसार। ऑप्शन बी उत्पादन के साधनों से युक्त व्यक्तियों के हाथों में साकेंद्रित धन व्यवस्था ही। ऑप्शन सी सिर्फ अपने श्रम पर निर्भर कामगार वर्ग को खुले बाजार में मजदूरी के लिए विक्रय पर निर्भर रहना। इस प्रकार जो है ऑप्शन डी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका ये नहीं होगा, तो इस ए बी सी तो फिर सही है, तो इस अनुसार आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए। आइए प्रश्न नंबर 32 आपका देखते हैं क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 32 ये कह रहा है कि निम्नलिखित लेखों के 4 युग्मों में से कौन सा एक अपराध और विसमानता के अध्ययन संबंध नहीं है। यही कह रहा कि निम्नलिखित लेखकों के 4 युग्मों में से कौन सा एक अपराध और विसमानता के अध्ययन से संबंध नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करा सदरलैंड और क्रेसी, ऑप्शन बी करा इलियट और मैरिल, ऑप्शन सी करा कोजर और रोजनबर्ग, ऑप्शन डी करा बर्न्स और टीटर महोदय, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। इन 4 युग्मों में से मतलब ये जो 4 राइटर हैं, जो 4 ये 2-2 लोगों का क्रमबद्ध है, सदरलैंड और केसी, इलियट और मैरिल, कोजर और रोजनबर्ग, बर्न्स और टीटर। ठीक है, अपराध और विसमानता के अध्ययन से संबंध नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं, तो आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन कोजर और रोजनबर्ग महोदय हैं। ठीक है, तो ये आप नोट करते हुए चलिए ऑप्शन सी। ठीक है, ये प्रश्न आपका 32 का आंसर हो गया आपका, क्योंकि अपराध एक सार्वभौमिक समस्या है, सभी को पता है। व्यापक रूप से अपराध इस दुनिया में पाया जा रहा है, जो कि प्रत्येक समाज में किसी ना किसी रूप में पाई जाती है। अपराध और प्रत्येक समाज के सदस्य जो होते हैं अपने हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखकर जो है नियम बनाते हैं या नियम बनाए जाते हैं सरकारों द्वारा, इससे लोगों की सुरक्षा के हेतु। ठीक है, जो समाज द्वारा निर्मित इन नियमों का पालन नहीं करता है और समाज के सभी आवश्यक नियम कानून को नहीं मानता है, उल्लंघन करता है, तो समाज द्वारा जो दंडित किया जाता है, तो ये सब विषमता अध्ययन के संबंध को नहीं मानते, यही ना है। तो सरल शब्दों में अगर आप देखें कि जो नियम और कानून का पालन नहीं करता और उल्लंघन करता है, गलत तरीके से चलता है, वो अपराध की जो अनैतिक रूप से कार्य करता है, वो सब जो है अपराध की श्रेणी में तब तक नहीं आता जब तक वो कानून के तहत जो है उसको मान्यता ना मिल जाए, सज़ा ना मिल जाए, तब तक वो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता। लेकिन अगर कानून के निगाह में, कानून के
लिहाज से वो गलत कार्य किया है तो उसको सज़ा दे दिया जाता है, तो एक अपराधी की श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न यही कह रहा है। तो प्रश्न नंबर आप 32 भी आप समझ गए होंगे, मैं जहाँ तक समझता हूँ। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 33, ये क्या कह रहा है 33 प्रश्न, आप ध्यान दीजिए। कह रहा है कि भारत में परंपरा के विशिष्ट प्रतीक जाति संगठन, ये प्रश्न दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को फ्रेंड्स, कि भारत में, ठीक है, परंपरा के विशिष्ट प्रतीक जाति संगठन जो अन्यथा परंपरा के विशेष प्रतीक हैं, राजनीतिक आधुनिकता के लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे हैं। तो निम्नलिखित में से ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने परंपरा की आधुनिकता के इस तथ्य को बताया है। अच्छा, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है एडवर्ड सिल्स महोदय, ऑप्शन बी कह रहा है एम फीदर स्टोन, ऑप्शन सी कह रहा है लॉयड आई रुडोल्फ और ऑप्शन डी कह रहा है जेम्सन फ्रेडरिक। ठीक है, यही कह रहा। तो ये आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रश्न है 33। आप सभी जो है प्रतियोगी छात्र छात्राएँ ध्यान दें, यूजीसी नेट जेआरएफ वाले जिनका कल एग्ज़ाम है, तो आप लोग विशेष रूप से ऐसे प्रश्नों को ध्यान दें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, हतोत्साहित ना होइए कठिन प्रश्न देख के, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रश्न परीक्षा में कठिन होते ही हैं। तो जो मेन चीज़ ये है ना, आप लोग इजी प्रश्न को भूल के भी मत गलत करिए। बाकी कठिन प्रश्न में तो सबकी लड़ाई होती है यार, सबको नहीं आ रहा, तुम्हें नहीं आएगा तो अगले को भी नहीं आएगा। ठीक है, जो कठिन प्रश्न होते हैं, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये लॉयड आई रुडोल्फ महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन सी नोट करते हुए चलिए। ठीक है, ये आप लोग देखिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 33 का कि जो भारत में परंपरा के विशिष्ट प्रतीक जाति संगठन जो अन्यथा परंपरा के विशेष प्रतीक हैं, राजनीतिक आधुनिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे हैं। तो इसमें परंपरा की आधुनिकता के इस तथ्य को बताया है, तो लॉयड आई रुडोल्फ महोदय ने बताया है, क्योंकि लॉयड आई रुडोल्फ जो महोदय हैं, भारत में परंपरा के विशिष्ट प्रतीक जाति संगठन अन्यथा परंपरा के विशेष प्रतीक हैं और राजनीतिक आधुनिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने में ये सफल रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 33 नंबर प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। आज ये आपका 33 प्रश्न था ना, ये एक श्रृंखला थी जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, और क्लास किसी कारण से अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देख लिया कीजिए आप लोग। ठीक है, दोबारा देखने से क्या है ना, जो चीज़ें थोड़ा कन्फ्यूजन होती है वो भी दूर हो जाती है और चीज़ें याद हो जाती है, और नोट थोड़ा जो मेन चीज़ें हैं, मुख्य चीज़ें नोट करते चलिए, तो क्या है परीक्षा तक आप लोगों को एक अच्छा छोटा सा नोट तैयार हो जाता है जो परीक्षा में काफ़ी सहयोगी साबित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है पुजारी आर्य भाई सोशियोलॉजी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पुजारी आर्य भाई सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजी भाई पुजारी यार, आप जैसे भी सर्च करेंगे आ जाएगा। और टेलीग्राम लिंक है आपका ऑफिशियल पुजारी, नोट कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है ये 9452 733 186, आपको लोगों का व्हाट्सअप नंबर है। कोई प्रॉब्लम शिक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी सूचना चाहिए, तो आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अगर जुड़ जाते हैं, यहाँ से भी आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर कर दें, आप लोग लाइक कर दीजिए। और क्लास के अंत में आप लोग एक अपनी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए कि क्लास कैसी लगी, अगला क्लास आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं को, सभी मित्रों का